नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य की गहराइयों में उतर रहे हैं जी। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प किताब, भारत सांस्कृतिक विविधता में एकता, उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा इरादा साफ है। इस सामग्री के जरिए छत्तीसगढ़ के भूगोल, वहाँ के लोगों और ख़ास तौर पर उसकी अनूठी और जीवंत संस्कृति के जो सबसे अहम पहलू हैं, उन्हें समझना। हम्म। यूं समझ लीजिए ये जानकारी पाने का एक सीधा रास्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ को अक्सर भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? हाँ, ये तो काफी मशहूर है। और ये राज्य ये साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। जी बिल्कुल, एक नया राज्य। तो सबसे पहले इसके भूगोल पर एक नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमाएं कई राज्यों से मिलती हैं ना। हाँ, कई राज्यों से। जैसे पूर्व में देखें तो ओडिशा और झारखंड है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, हाँ और दक्षिण में तेलंगाना, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है। जी। क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है, करीब 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। काफी बड़ा है। हाँ, काफी बड़ा। और एक दिलचस्प बात यह है कि भले ही इसके उत्तरी और दक्षिणी हिस्से थोड़े पहाड़ी हैं, राज्य की आबादी अच्छी खासी है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसका राज छिपा है राज्य के ठीक बीच वाले हिस्से में। वो जो मध्य भाग है ना, हाँ। वो मैदानी है और बेहद उपजाऊ है। और ये उपजाऊपन आता है महानदी और उसकी सहायक नदियों से, जैसे हसदो है, शिवनाथ है, इंद्रावती। ये नदियां इसे सींचती हैं। अच्छा। और इसी उपजाऊ मैदान की वजह से यहाँ चावल की जबरदस्त खेती होती है और इसीलिए इसे चावल का कटोरा कहते भी हैं। सही। ये जो भौगोलिक बनावट है ना, ये सिर्फ खेती या अर्थव्यवस्था की रीढ़ नहीं है। ये लोगों के रहन सहन, उनकी जीवन शैली पर भी बहुत गहरा असर डालती है। ये तो है। अच्छा, और यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में अगर बात करें तो मतलब धर्म और समुदाय के लिहाज से क्या खास है? धार्मिक रूप से देखें तो हाँ, हिंदू धर्म प्रमुख है, लेकिन उसमें भी सतनामी पंथ और कबीर पंथ जैसे संप्रदायों का काफी प्रभाव दिखता है। अच्छा। इस्लाम और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी यहाँ रहते हैं। पर छत्तीसगढ़ की एक जो बहुत महत्वपूर्ण पहचान है, वो है यहाँ की बड़ी आदिवासी आबादी। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। बस्तर का नाम तो अक्सर सुनने में आता है। बिल्कुल। बस्तर जैसे इलाके में आपको गोंड, मुरिया, हल्बा ऐसी कई जनजातियां मिलेंगी। फिर सरगुजा और जशपुर जैसे क्षेत्रों में जाएं तो मुंडा जनजाति के लोग रहते हैं। मतलब काफी ज्यादा जनजातीय विविधता है वहाँ। ताओं को बनाए हुए हैं। हालांकि हाँ, कुछ बाहरी प्रभाव भी धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन ये जनजातीय समुदाय जो हैं, ये छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान का एक अटूट और कह सकते हैं बेहद रंगीन हिस्सा हैं। इनकी मौजूदगी इस राज्य को एक बहुत खास चरित्र देती है। सही कहा। अच्छा, संस्कृति की बात चली है तो भाषा से शुरू करते हैं। हमने सुना है आधिकारिक भाषा तो हिंदी है, पर लोग बोलते छत्तीसगढ़ी है। ये हिंदी से कितनी अलग है? हाँ, देखिए, आधिकारिक काम हिंदी में होता है, पर आम बोलचाल में छत्तीसगढ़ी ज्यादा चलती है। इसे हिंदी का ही एक रूप माना जाता है, लेकिन इसकी अपनी पहचान है और इसमें भी विविधता है। अच्छा, इसमें भी? जी हाँ, छत्तीसगढ़ी की भी अपनी क्षेत्रीय बोलियां हैं। जैसे मध्य छत्तीसगढ़ में केदरी बोली जाती है, पश्चिम की तरफ जाएं तो खलटाई, उत्तर में भंडार, दक्षिण में रक्सहूं। अरे वाह। को उड़िया, मराठी, तेलुगु, भोजपुरी, इनका भी असर सुनाई देगा। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आदिवासी समुदायों की अपनी भाषाएं, जैसे गोंडी है, कुरुक है, परजी है। हाँ, इनका क्या स्टेटस है? मतलब क्या ये भाषाएं सुरक्षित हैं? स्रोत जो बताते हैं उसमें थोड़ी चिंता की बात झलकती है। ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ भाषाएं, खासकर परजी जैसी, वो धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। ओह, ये तो गंभीर बात है। बहुत गंभीर। सोचिए, जब एक भाषा खोती है तो सिर्फ शब्द नहीं खोते, उसके साथ जुड़ी पूरी सांस्कृतिक विरासत, उनका ज्ञान, दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया, वो सब खत्म हो जाता है। ये वाकई एक बड़ा मसला है। ये बहुत अहम बात आपने कही। अच्छा, भाषाओं की इस विविधता के साथ यहाँ का साहित्य कैसा है? क्या लिखित परंपरा ज्यादा है या मौखिक? साहित्य में आपको दोनों धाराएं दिखेंगी। एक तरफ तो आदिवासी समुदायों की बहुत समृद्ध मौखिक परंपरा है। उनके गीत हैं, लोक कथाएं हैं, मंत्र हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ सुनकर याद रखकर आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ लिखित साहित्य भी है।
उसमें अक्सर राज्य का इतिहास, सामाजिक मुद्दे, पहचान के लिए जो संघर्ष हुए वो चीजें झलकती हैं। जैसे एक नाम आता है खूबचंद बघेल जी का। हाँ, सुना है मैंने। उन्होंने अपने नाटकों जैसे जरनेल सिंह या ऊंच नीच में निचली जातियों के जो सरोकार थे उनको आवाज दी। और हाल के दशकों में छत्तीसगढ़ जब एक अलग राज्य बना तो वो संघर्ष भी साहित्यिक अभिव्यक्ति का एक बड़ा विषय रहा है। दिलचस्प। चलिए, अब जरा पहनावे की बात करें। स्रोत बताते हैं कि कपड़े काफी रंगीन होते हैं, खासकर आदिवासी समुदायों में। ये लुगड़ा और पोलका क्या है? हाँ बिल्कुल, कपड़े बहुत वाइब्रेंट होते हैं। महिलाएं आमतौर पर लुगड़ा पहनती हैं। ये एक तरह की साड़ी ही है, पर अक्सर घुटने तक या थोड़ी लंबी होती है। अच्छा। और उसके साथ पहनती हैं पोलका, जो एक तरह का ब्लाउज है। पुरुष आमतौर पर धोती पहनते हैं और सिर पर पगड़ी या सूती साफा बांधते हैं। आदिवासी महिलाएं अपने लुगड़ा के रंग और उसकी लंबाई को लेकर काफी खास ध्यान देती हैं। ये साड़ियां सूती, रेशमी या लिनन की हो सकती हैं और कभी-कभी इन पर पिघले हुए मोम से चित्रकारी भी की जाती है। मोम से चित्रकारी, वाह! हाँ, वो उसे और भी खास बना देती है। और गहनों का क्या? क्या आभूषण भी पहनावे का अहम हिस्सा हैं? यकीनन, आदिवासी महिलाएं श्रृंगार की बहुत शौकीन होती हैं। उनके गहने भी बड़े खास होते हैं। गले में वो पहनती हैं सूता, नाक में फुली, कानों में बाली या खुंटी। कलाइयों में चांदी की चूड़ा आम है। कमर पर पहनती हैं करधनी और पैरों की उंगलियों में बिछिया। बिछिया तो आप जानते ही हैं, सुहाग का प्रतीक माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये गहने ज्यादातर चांदी के होते हैं, लेकिन त्योहारों पर या खास मौकों पर वो मोतियों, पंखों और कौड़ियों से बने गहने भी पहनती हैं। अच्छा, पंखों और कौड़ियों से? जी हाँ, और एक और चीज दिखती है, सिक्कों से बना हार, जिसे बांधा कहते हैं। ये भी काफी पहना जाता है। शायद ये पुराने समय के व्यापार या उनकी सामाजिक स्थिति का भी कोई प्रतीक रहा हो। बहुत दिलचस्प। क्या पुरुष भी गहने पहनते हैं या ये सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित है? नहीं, पुरुष भी पहनते हैं, लेकिन कुछ खास मौकों पर, जैसे गले में मोतियों की माला जिसे कौंडी कहते हैं, या फिर पारंपरिक उत्सवों में कलाई पर कड़ा पहनते हैं। अच्छा। बेशक अब शहरी इलाकों में तो पहनावा बदल गया है। वहां आपको ट्राउजर शर्ट और महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार सूट ज्यादा दिखेगा। हाँ, वो तो है। लेकिन एक चीज है जो शहरी और ग्रामीण दोनों जगह काफी लोकप्रिय है, वो है बाटिक प्रिंट की साड़ियां, जो टाई डाई तकनीक से बनती है ना। हाँ जी। वो बहुत चलती हैं। अच्छा, बाटिक प्रिंट। चलिए अब जरा स्वाद की दुनिया में चलते हैं। हमने शुरू में बात की थी चावल का कटोरा होने की, तो जाहिर है खान पान में चावल का बोलबाला होगा ही। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। चावल यहाँ के भोजन का आधार है, एकदम बेस। एक बहुत ही आम और पारंपरिक व्यंजन है बोरे बासी। बोरे बासी? ये क्या होता है? ये असल में रात के बचे हुए चावल होते हैं, जिन्हें पानी में भिगोकर सुबह खाया जाता है। अक्सर उसमें थोड़ा नमक या दही मिला लेते हैं। खासकर गर्मी के मौसम में ये बहुत खाया जाता है, शरीर को ठंडा रखता है। अरे वाह, ये तो बड़ा अनोखा है। हाँ, और त्योहारों पर कुछ खास चीजें बनती है, जैसे दाल पीठी। और कुछ खास व्यंजन जिनका जिक्र करना चाहेंगे? लगता है लिस्ट लंबी होगी। हाँ, लिस्ट तो है। जैसे एक है आमद। ये बस्तर इलाके की एक मिक्स वेज करी जैसी होती है। आप इसे वहां का सांबर भी कह सकते हैं। अच्छा, सांबर जैसा? हाँ, स्वाद वैसा ही कुछ। फिर मुठिया और फरा हैं। ये दोनों चावल के आटे से बनते हैं, स्टीम करके पकाए जाते हैं पकोड़े जैसे। इनमें अलग अलग तरह की स्टफिंग हो सकती है, दाल की, सब्जी की, मीठे भी बनते हैं, नमकीन भी। सुनने में स्वादिष्ट लग रहा है। और हाँ, महुआ का जिक्र करना बहुत जरूरी है। महुआ के पेड़ के जो फूल होते हैं ना, उनसे स्थानीय शराब भी बनती है और चटनी भी। इसका अपना एक सांस्कृतिक महत्व भी है आदिवासी समुदायों में। अच्छा। तो ये सारे व्यंजन यहाँ की जो लोकल उपज है, जो चीजें आसानी से मिलती हैं और उनकी जो अपनी पाक कला है, उसकी एक अच्छी झलक देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, खान पान के बाद आप आते हैं उत्सवों और त्योहारों पर। ये तो किसी भी संस्कृति का आईना होते हैं, है ना? छत्तीसगढ़ में कौन से त्योहार खास है? देखिए, राष्ट्रीय त्योहार तो सभी मनाते हैं, लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय त्योहार है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बड़े जोश और उत्साह से मनाए जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित शायद बस्तर दशहरा, मड़ई और हरेली है। बस्तर दशहरा, इसके बारे में मैंने सुना कि ये आम दशहरे से काफी अलग होता है। हाँ, ये बहुत ही अनूठा है। पहली बात तो ये 10 दिन नहीं बल्कि 75 दिनों तक चलता है।
दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार माना जाता है। 75 दिन? जी हाँ, और ये राम की रावण पर विजय के बारे में नहीं है। ये बस्तर की स्थानीय देवी देवी मावली और उनकी बहनों को समर्पित है। देवी मावली को दंतेश्वरी देवी की बड़ी बहन मानते हैं। अच्छा, तो इसमें होता क्या है? इसमें पूरे राज्य भर से पुजारी अपने अपने स्थानीय देवताओं की मूर्तियों को फूलों से सजाकर जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर लाते हैं। फिर वहां पारंपरिक रीतियों से पूजा होती है, जुलूस निकलते हैं। ये प्रकृति और स्थानीय आस्था का एक अद्भुत संगम है, बहुत भव्य होता है। सुनने में भी बहुत भव्य लग रहा है। और ये हरेली त्योहार, इसका क्या महत्व है? हरेली ये खास तौर पर किसानों का त्योहार है। ये सावन के महीने में मनाया जाता है, जब चारों तरफ हरियाली होती है। इस दिन किसान अपने खेती के औजारों की, जैसे हल वगैरह, और अपनी गायों की पूजा करते हैं, अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। खेतों में बेल के पेड़ की टहनियां और पत्ते रखते हैं। अच्छा। और एक और चीज करते हैं, अपने घरों के मुख्य दरवाजे पर नीम की टहनियां टांगते हैं। माना जाता है कि इससे मौसमी बीमारियां दूर रहती हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल भी है। हाँ, और इस दिन बच्चे खास खेल खेलते हैं, गेड़ी। ये बांस के डंडों पर चढ़कर चलने का खेल होता है, उसकी रेस भी होती है। तो ये त्योहार पूरी तरह से कृषि और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। वाकई दिलचस्प है कि कैसे त्योहार सीधे जीवन और प्रकृति से जुड़े हैं। इनके अलावा भी तो कई मेले और उत्सव होते होंगे। हाँ, बिल्कुल, लिस्ट लंबी है। जैसे कजरी त्योहार है, ये भी खेती से जुड़ा है और इसे खासकर वो महिलाएं मनाती हैं जिनके बेटे हैं। वो देवी भगवती से अच्छी फसल की कामना करती हैं। फिर जगदलपुर का गोंचा उत्सव है। होली के आसपास फागुन मड़ई होता है। भौरम देव मंदिर के पास भौरम देव उत्सव होता है। नई फसल आने पर नवा खाना यानी नया खाना का उत्सव मनाया जाता है। और कई मशहूर मेले भी लगते हैं, जैसे माघ पूर्णिमा पर शिवरी नारायण मेला या जनवरी फरवरी में चंपारण मेला। इनमें लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, व्यापार भी होता है, मिलना जुलना भी। ये सब मिलकर छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक कैलेंडर को बहुत जीवंत और रंगीन बनाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब प्रदर्शन कलाओं की बात करते हैं। मतलब नृत्य, संगीत, नाटक, यहाँ क्या खासियत देखने को मिलती है? देखिए, जैसा हमने पहले भी कहा, आदिवासी संस्कृति का बहुत गहरा प्रभाव है। तो यहाँ की ज्यादातर प्रदर्शन कलाओं में आपको उसकी साफ झलक दिखेगी। जैसे नृत्यों की बात करें तो उनमें अक्सर आपको लयबद्ध सामूहिक मूवमेंट दिखेगी। लोग कमर पकड़कर एक घेरे में अक्सर घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूमते हुए नाचते हैं। जटिल फुटवर्क होता है और साथ में ढोल की जोरदार थाप और गायन जरूर होता है। कोई खास नृत्यों के नाम? हाँ, कई हैं। जैसे सैला नृत्य है, ये पुरुषों का समूह नृत्य है जो फसल कटाई के बाद बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है। फिर सुआ नृत्य है, जिसे सुआ या तोता नृत्य भी कहते हैं। ये महिलाएं करती हैं, माना जाता है धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए। सुआ मतलब तोता? हाँ, तोता। फिर कर्मा नृत्य बहुत लोकप्रिय है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं और करम वृक्ष की पूजा करते हुए नाचते हैं। एक और बहुत दिलचस्प नृत्य है राउत या रावत नाचा। हाँ, ये यादव समुदाय के लोग करते हैं दीपावली के आसपास। इसमें आधे लोग ढोल और एक खास तरह की बांसुरी बजाते हैं और बाकी लोग कृष्ण बने एक बच्चे के चारों ओर नाचते हैं। कृष्ण लीलाओं का प्रदर्शन होता है। वाह, ये तो बहुत रंगारंग लगता है। और नाटक, क्या लोक नाट्य की भी कोई परंपरा है यहाँ? हाँ, बिल्कुल है। यहाँ नाटक के लिए एक आम शब्द इस्तेमाल होता है, गम्मत। गम्मत? हाँ, गम्मत। जैसे दंतेवाड़ा जिले का चंदैनी गोंडा एक ऐसा ही लोक नाटक है। इसमें गीत भी होते हैं, संवाद भी और नृत्य भी। और कहानियां अक्सर पौराणिक कथाओं या फिर स्थानीय लोक कथाओं पर आधारित होती हैं। अच्छा। इसी तरह के और भी हैं, जैसे सोन्हा बिहान, लोरिक चंदा, हरेली, गमतिया, रहस, कई नाम हैं। और जो प्रसिद्ध रंगकर्मी थे हबीब तनवीर, हाँ, उनका नाम तो सुना है। उनके कई विश्व प्रसिद्ध नाटक छत्तीसगढ़ की इसी लोकनाट्य शैली से प्रेरित थे। उन्होंने इसे एक नया आयाम दिया। और हाँ, ये भी जानना मजेदार है कि छत्तीसगढ़ का अपना एक फिल्म उद्योग भी है, छॉलीवुड। छॉलीवुड? जी हाँ, और वो नियमित रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा में फिल्में बनाता है। कमाल है। संगीत के बारे में क्या यहाँ भी लोक संगीत का ही दबदबा है? बिल्कुल, लोक संगीत तो यहाँ की आत्मा है, कह सकते हैं। कुछ गीत तो मौसम के हिसाब से होते हैं, जैसे बारह मासी
जिसमें 12 महीनों का वर्णन होता है, या सवनाई जो बरसात में गाए जाते हैं, भाग या बसंती गीत हैं जो बसंत ऋतु में गाए जाते हैं। त्योहारों पर खास गीत होते हैं, जैसे दीपावली पर सुआ गीत और दोहे गाए जाते हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मशहूर है वो शायद पंडवानी है। पंडवानी, ये नाम पहले भी आया था, ये क्या है, विस्तार से बताइए। पंडवानी ये महाभारत की कथा को गाने और सुनाने की एक बहुत ही अनूठी और शक्तिशाली लोक शैली है। इसमें एक मुख्य गायक या गायिका होती है जो हाथ में तंबूरा और करताल लेकर कहानी सुनाती है, गाती है और अभिनय भी करती है। अच्छा। इसकी 2 मुख्य शैलियां मानी जाती हैं। एक है वेदामती, जिसमें कलाकार बैठकर कथा सुनाते हैं। दूसरी है कपालिक, जिसमें कलाकार खड़े होकर पूरे हाव भाव और अभिनय के साथ कथा कहते हैं। और तीजन बाई जी इसी से जुड़ी हैं। जी हाँ, तीजन बाई जी ने इसी कपालिक शैली में पंडवानी गाकर इसे न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है इसके लिए। जबरदस्त। पंडवानी के अलावा भी लोक संगीत का खजाना भरा पड़ा है। जैसे बच्चे के जन्म पर सोहर गीत गाए जाते हैं, शादी ब्याह पर बिहाव गीत, शिव पार्वती की स्तुति में गौरा गीत, फसल अच्छी होने की खुशी में चेरचेरा गीत, जब नई दुल्हन विदा होती है तो पठौनी गीत गाए जाते हैं, मनोरंजन के लिए देवार गीत हैं, बच्चों के लिए भी अलग गीत हैं, खुड़वा, लोरिया, फुगड़ी, और एक और है भरथरी। भरथरी? हाँ, ये राजा भरथरी जो बाद में संत बन गए थे, उनकी लोक कथाओं पर आधारित गीत है। ये सब गीत आमतौर पर ढोल, मांदल, मांदरी जैसे वाद्यों के साथ गाए जाते हैं। संगीत की तो वाकई बहुत समृद्ध परंपरा है। अच्छा, कला का एक और रूप है दृश्य कला और शिल्प। इसमें छत्तीसगढ़ की क्या पहचान है? यहाँ की पारंपरिक कला और शिल्प भी बहुत प्रभावशाली हैं। इसमें एक तरफ तो दीवारों पर और जमीन पर चित्रकारी करने की परंपरा है। हाँ। जैसे पिथौरा पेंटिंग। पिथौरा? हाँ, ये मध्य भारत के आदिवासी इलाकों की खास पेंटिंग शैली है। ये अक्सर खास अनुष्ठानों से जुड़ी होती है और इसमें चटक, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। घोड़े इसमें अक्सर प्रमुखता से दिखते हैं। अच्छा। और एक और बहुत पुरानी कला है गोदना, यानी टैटू, जिसे शरीर पर बनवाया जाता है। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आया है। जामगला गांव की महिलाएं इस गोदना कला को कपड़ों पर भी उतार रही हैं। कपड़ों पर गोदना? हाँ, वो प्राकृतिक रंगों के साथ एक्रिलिक पेंट मिलाकर कपड़ों पर, खासकर साड़ियों पर गोदना के डिजाइन बनाती हैं। ये बहुत लोकप्रिय हो रहा है। ये तो बहुत ही क्रिएटिव है। और हस्तशिल्प में क्या खास है? हस्तशिल्प में सबसे पहले नाम आता है ढोकरा कला का। ढोकरा? हाँ, ढोकरा। ये बेल मेटल यानी पीतल या कांसे से मूर्तियां और दूसरी सजावटी चीजें बनाने की एक प्राचीन तकनीक है। इसमें लॉस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल होता है। इससे बनी चीजों का लुक बहुत ही देहाती, रस्टिक और अनूठा होता है। मैंने देखी है शायद इसकी बनी चीजें। हाँ, काफी मशहूर है। इसके अलावा टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां भी बहुत सुंदर बनती हैं। गड़ा लोहा इससे बनी कलाकृतियां और मूर्तियां भी यहाँ की खासियत है। और लकड़ी या बांस का काम? हाँ, वो भी बहुत होता है। बांस से तो रोजमर्रा के इस्तेमाल की ढेरों चीजें बनती हैं। टोकरियां, मछली पकड़ने के जाल, शिकार के औजार, खेती के उपकरण और सजावटी सामान भी। और लकड़ी पर नक्काशी का काम भी बहुत अच्छा होता है, जैसे दरवाजे, फर्नीचर वगैरह। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं है, ये यहाँ के कारीगरों का हुनर और उनकी पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा और संस्कृति के प्रतीक हैं। बिल्कुल। इतनी विविध संस्कृति, इतनी गहरी परंपराएं, तो ये तो जाहिर है कि छत्तीसगढ़ अब पर्यटकों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण बन रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। हाल के वर्षों में इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। लोग अब सिर्फ जंगल या झरने देखने नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति का अनुभव करने भी आते हैं। और राज्य सरकार भी इसे क्या कहते हैं, बढ़ावा दे रही है। अच्छा, किस तरह से? कई सारे आयोजन होते हैं अब। जैसे हर साल जनवरी में सिरपुर में एक बड़ा राष्ट्रीय नृत्य और संगीत समारोह होता है। फिर रायगढ़ में चक्रधर समारोह होता है। ये महाराजा चक्रधर सिंह की याद में होता है, जो खुद संगीत और नृत्य के बड़े ज्ञाता थे और जिन्होंने रायगढ़ घराना स्थापित किया था। मानसून के बाद जब बस्तर दशहरा होता है, उसी के साथ बस्तर लोकोत्सव का भी आयोजन होता है। इसमें स्थानीय कला, शिल्प, खान पान सबका प्रदर्शन होता है। ये तो बहुत अच्छी पहल है। हाँ, इन सब पहलों से छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक पहचान है वो देश के नक्शे पर और मजबूती से उभर रही है। और उसके अलावा
यहाँ के जो प्राकृतिक आकर्षण है, घने जंगल, खूबसूरत झरने, प्राचीन गुफाएं जिनमें रॉक पेंटिंग्स हैं, नक्काशीदार मंदिर, वो तो हमेशा से ही पर्यटकों को खींचते रहे हैं। तो ये थी हमारी छत्तीसगढ़ की, एक तरह से कहें तो एक गहरी डुबकी। हमने इसके भूगोल से शुरुआत की, फिर यहाँ के विविध लोगों को जाना, और फिर भाषा, कला, त्योहार, खान-पान, इस पूरी रंगीन दुनिया में झांका। जी। हमने देखा कि कैसे यहाँ की जो मजबूत आदिवासी विरासत है और जो पड़ोसी राज्यों के प्रभाव हैं, वो सब मिलकर इसे एक बहुत ही खास, एक अनूठी पहचान देते हैं। तो इस सब चर्चा का क्या मतलब निकलता है? मतलब शायद यही कि किसी जगह को सिर्फ नक्शे पर देखकर या उसके आंकड़े जानकर नहीं समझा जा सकता। उसकी रूह को, उसकी आत्मा को महसूस करने के लिए उसकी संस्कृति को समझना बहुत जरूरी है। सही कहा। और ये चर्चा हमें ये भी याद दिलाती है कि कैसे भारत जैसे विशाल देश की असली खूबसूरती और ताकत उसकी इस क्षेत्रीय विविधता में ही है। हर रंग, हर धागा मिलकर इस खूबसूरत चादर को बनाता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि संस्कृति कोई म्यूजियम में रखी हुई या किताबों में बंद चीज नहीं है। ये लोगों के रोजमर्रा के जीवन में, उनके सोचने के तरीके में, उनके जीने के ढंग में हर पल जिंदा रहती है, बदलती रहती है, विकसित होती रहती है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं, जिस पर शायद वो आगे सोच सकें। हमने सुना कि छत्तीसगढ़ की एक बहुत मजबूत आदिवासी पहचान है, लेकिन साथ ही हमने ये भी सुना कि कुछ आदिवासी भाषाएं लुप्त होने की कगार पर हैं। जी। ऐसे में जब राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, तो ये जो अनूठी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, खासकर भाषाएं, इनको बचाने के लिए और विकास के साथ इनका संतुलन बनाने के लिए क्या कोशिशें जरूरी हो सकती हैं? या शायद कुछ कोशिशें हो भी रही होंगी, इस पर सोचना जरूरी है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है।